बेकसूरों को जेल में डाला जाएगा और दंगाई प्रवचन देंगे। जवाब तो मांगा जाएगा। जब इकोनॉमी धराशायी हो, कूटनीति में भारत पूरी तरह से घिर गया हो, मगर मुख्य धारा की मीडिया में पूरी तरह से सन्नाटा हो, तो जवाब तो मांगा जाएगा ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब मांगा जाएगा, और जवाब मांगा जाएगा का यह एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर मेरी आप सबसे अपील कि टैलेंटेड इंडिया को ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि हां, उस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जैसे मैं कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। तो अब आखिरकार सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी से ही नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री पद और राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष पद से बाहर का रास्ता दिखला दिया गया है। अब यही सवाल किया जाने वाला है कुछ दिनों में कि सचिन पायलट के पास कितने विधायक हैं और अशोक गहलोत के पास कितने विधायक। इससे पहले कि मैं इसकी बारीकियों की चर्चा करूं, मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि आज दरअसल कांग्रेस विधायक दल ने क्या फैसला किया है, जो आपके स्क्रीन पर एक के बाद एक। पहला, सचिन पायलट को प्रदेशाध्यक्ष पद से हटाने और पार्टी से निकालने का प्रस्ताव। दूसरा, बागी विधायकों को पार्टी से निकालने का प्रस्ताव पारित। तीसरा, पायलट सहित सभी बागियों को पार्टी से निकालने का प्रस्ताव एआईसीसी को भेजा गया। अब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पायलट और सभी बागियों को पार्टी से निकाल सकती है। पायलट को पीसीसी चीफ से हटाने का फैसला भी आज एआईसीसी कर सकती है। राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल की इस कार्रवाई के तुरंत बाद सचिन पायलट की प्रतिक्रिया भी आ गई, जिसमें उन्होंने ट्वीट किया है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। सवाल यह कि क्या यह सचिन पायलट का अंत है? जी हां, तो इस वक्त सबके जहन में एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि पायलट खेमे में कितने हैं और गहलोत खेमे में इतने हैं। इस संख्या की तो हम सब बात कर रहे हैं, मगर उस संख्या की कोई बात नहीं कर रहा है जिसका सीधा ताल्लुक इस देश के आम इंसान के साथ है। अब मैं आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह चिंताजनक डेटा दिखाने वाला हूं, जिसकी तरफ अब सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है और किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। आप ये ग्राफिक देखिए दोस्तों, ये ग्राफिक बता रहा है कि किस तरह से 27 मार्च से लेकर कोरोना संकट का जो ग्राफिक है वो लगातार बढ़ रहा है। इसमें कोई कमी नहीं आई है। सरकार चाहे जितने भी दावे कर ले, मगर यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मगर क्या आप जानते हैं कि जिस आंकड़े की मैं बात कर रहा था वो आंकड़ा क्या है? वो आंकड़ा यह है कि पहली बार भारत के अंदर कोरोना के केसेस ने 9 लाख का आंकड़ा पार कर दिया है, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। आंकड़ा क्या कहता है? इस वक्त भारत के अंदर अपुष्ट 9 लाख कोरोना के केसेस हैं, जिनमें से 23,727 मौतें हुई हैं। और आप जानते हैं सबसे दुख की बात क्या है? सबके दुख की बात यह है कि गृह मंत्री ने अभी 2 दिन पहले यह बयान दिया था, जो आपके स्क्रीन पर है। होम मिनिस्टर अमित शाह सेज इंडिया हैज फॉट वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बैटल्स अगेंस्ट कोविड-19, वर्ल्ड इज विटनेसिंग इट। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि भारत ने कोरोना के खिलाफ सबसे सफल जंग लड़ी है और पूरी दुनिया देख रही है। जी हां अमित जी, पूरी दुनिया देख रही है। जब सरकार इस कदर उदासीन हो जाए तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया देखेगी। और अब आपके सामने हमारे हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जो ये कह रहे हैं कि अभी भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, जिसका अर्थ यह है कि अभी भी समुदायों के बीच में कोरोना नहीं फैल रहा है। मगर हमें यूनियन हेल्थ मिनिस्टर यह बताने में पूरी तरह से नाकाम हैं कि आखिर जो ये दावा पेश कर रहे हैं वो किस आधार पर है, और अगर समुदायों के बीच यानी कि अगर लोगों के बीच कोरोना नहीं फैल रहा है तो ये आंकड़ा कम क्यों नहीं हो रहा? इस ग्राफ को फिर से देखिए, आप देखिए इस ग्राफ में कोई कमी नहीं आई है। ये ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, और जैसे कि मैंने कहा कि पहली बार यह आंकड़ा 9 लाख को पार कर गया है। मगर हमारी चिंताएं वहां खत्म नहीं होती। आपके स्क्रीन पर यह खबर वो ये बता रही है कि फरवरी 2020 से, जी हां, फरवरी 2020 में प्रतिदिन भारत में 2,87,000 कोरोना के केसेस होंगे। 2,87,000 के मायने समझते हैं आप? आप जानते हैं कि हमारी स्वास्थ्य सेवा किस कदर लचर है, और इस लचर व्यवस्था में आप कल्पना कीजिए अगर 2,87,000 केसेस रोजाना होंगे तब क्या होगा। बात यहां नहीं रुकती।
MIT की स्टडी यह भी कहती है कि मार्च और मई तक दुनिया भर में कोरोना के केसेस 20 करोड़ से 60 करोड़ के बीच हो जाएंगे। यह अपने आप में एक बहुत ही खौफनाक आंकड़ा है, क्योंकि बात यहां नहीं रुकने वाली है। देखिए, कोरोना जब बीमारी होती है सिर्फ व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर रही है, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था उसमें चरमरा रही है। और इस वक्त हमारे सरकार के पास इससे जूझने के लिए कोई प्लान नहीं है। एक के बाद एक नई चुनौती आ रही है और उस चुनौती से हम कैसे जूझेंगे उसको लेकर कोई जवाब नहीं है उनके पास। क्योंकि अब जो मैं आपको खबर बताने वाला हूं वो अपने आप में बहुत चिंतित करने वाली है। आपके स्क्रीन पर क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपील की है कि कोरोना वायरस एयरबॉर्न हो सकता है, यानी कि हवा में फैल सकता है। और उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपील की है कि कोरोना संकट को लेकर जो आपने पूरा पैमाना बनाया है अब उस पर फिर से विचार करें, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो हवा के जरिए भी फैल सकता है। यानी कि अब तक बात क्या की जा रही थी कि किसी के खांसने से, या अगर आपके हाथ में कोरोना वायरस आ गया और आपने गलती से अपने मुंह को छू दिया तो उससे फैल सकता है, मगर अब इस खबर के मुताबिक हवा के जरिए भी फैल सकता है। आज मैं अपनी देश की जनता से यह सवाल पूछ रहा हूं, अपनी सरकार से यह सवाल पूछ रहा हूं कि ठीक है, संकट चल रहा है राजस्थान में, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का पूरा ध्यान उन तमाम राज्यों में है जहां वो सत्ता में नहीं है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश तो खैर निकल ही गया। मगर आज इस मौके पर मैं अपनी सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है, क्योंकि ये जो तस्वीर है वो अपने आप में निहायत ही चिंताजनक है। इस बीच देश के सामने जो एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकट दिखाई दे रहा है, कम से कम राज्य स्तरीय राजनीतिक संकट, वो ये कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार जो है वो अस्थिर हो गई है। क्योंकि पायलट को तो कांग्रेस विधायक दल ने बाहर का रास्ता दिखला दिया है, प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया है, उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया है, मगर वहां पर राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई है। आज मैं कुछ सवाल पूछने जा रहा हूं कांग्रेस आलाकमान से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से और सचिन पायलट से। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा यह सवाल अशोक गहलोत साहब से। अशोक गहलोत साहब, सब इस बात को बखूबी जानते हैं कि राजस्थान ने कोरोना संकट के खिलाफ एक अच्छी लड़ाई लड़ी है। भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा हर तरफ हुई। ऐसे में जब कोरोना संकट लगातार बढ़ रहा है, जो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बतलाया, क्या यह नहीं हो सकता था कि इस राजनीतिक संकट को कुछ दिनों के लिए आप मुलतवी कर देते? और मैं आपको बताता हूं आप कैसे मुलतवी कर देते। आपने मुलतवी नहीं किया, आपने आ बैल मुझे मार किया। कैसे? क्योंकि आपने सचिन पायलट के खिलाफ एक पुलिस नोटिस भेज दिया, क्योंकि गृह मंत्रालय तो आप ही के अंतर्गत आता है ना, और उसमें देशद्रोह की धाराएं थी, क्योंकि मुद्दा था कांग्रेसी विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर। तो आपने अपने ही मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है एक पुलिस का नोटिस भेज दिया। क्या किसी राज्य में होता है जहां पर मुख्यमंत्री अपने ही राज्य के मंत्रियों के खिलाफ या उप मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह का नोटिस भेजता है? मैं जानता हूं कि आप क्या तर्क देंगे। आप यह तर्क देंगे कि यह नोटिस मैंने अपने आप को भी दिया है, मगर आप जानते हैं कि इस वक्त सचिन पायलट की नाराजगी की एकमात्र वजह वो पुलिस का नोटिस है जिसके चलते उन्होंने अपने विधायक जो हैं वो भी सरकार से खींच लिए हैं। अगर यह पुलिस का नोटिस ना भेजा जाता तो शायद यह समस्या इतनी बड़ी सामने उभर कर नहीं आती। अब कल्पना कीजिए अगर अगले 10 दिनों में यह सरकार गिर जाती है तो आम जनता के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी होती है, बताइए। अब एक सवाल सचिन पायलट से। सचिन पायलट, आप 42 साल के हैं। 42 साल की उम्र में आप प्रदेश अध्यक्ष थे, आप उप मुख्यमंत्री थे, आपके पास 2 मंत्रालय थे। जैसे ही आप कॉलेज से निकले, जैसे ही आप जो हैं अपने पैरों पर खड़े हो गए, आपकी पिता की राजनीतिक विरासत आपके गोदी में रख दी गई। आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, उम्र आपके पास थी, आप थोड़ा संयम बरत सकते थे। मगर कोरोना संकट के बीचों बीच, मैं बार बार कोरोना संकट का नाम ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मेरी चिंता इस देश के आम इंसान से है, मेरी चिंता कोरोना संकट को लेकर है। तो जैसे कि मैंने कहा पायलट साहब कि कोरोना संकट के बीचों बीच आपने वहां पर बगावत बुलंद कर दी।
क्या आपको परवाह है राजस्थान की जनता की? मैं जानता हूं कि पूर्वी राजस्थान में आपकी जबरदस्त पकड़ है। करीब 49 सीटों में 42 सीटें जो हैं आपकी मेहनत से मिली हैं। मुद्दा वो नहीं है। अगर उस अहंकार के चलते, उस महत्वाकांक्षा के चलते आप राज्य की जनता को इस कदर दफन कर देंगे तो क्या यह जायज है? आप बताइए ना। ऐसे में आपकी छवि क्या उभर कर आ रही है कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। अरे अगर आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस बात का प्रमाण दें कि आपके पास 50% से ज्यादा विधायकों का समर्थन हासिल है। और अब भी आप क्या कह रहे हैं कि मेरे पास 20 विधायक हैं। अब भी 20 से ज्यादा विधायक आपके पास नहीं होंगे। 20, 22, 25 सरकार गिरा देंगे या सरकार अस्थिर हो जाएगी, मगर आप खुद मुख्यमंत्री तो नहीं बन रहे ना उस संख्या से। यह मौका आपके पास 2018 को भी था, तब भी आपके साथ अधिकतर विधायक नहीं थे। और यह मौका अब भी आपके पास था, तब भी आपके पास, मगर अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, अपने ईगो के लिए आपने एक पार्टी को, एक सरकार को अस्थिर कर दिया। यहां पर मैं दोष न सिर्फ आपका मानता हूं बल्कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मानता हूं। और पिस रही है राजस्थान की बेचारी जनता। अब बात करते हैं कांग्रेस आलाकमान की। मगर कांग्रेस आलाकमान की बात करने से पहले मैं यह चेहरा आपको दिखलाना चाहूंगा। इन महाशय का नाम है अविनाश पांडे। ये हैं पर्यवेक्षक, यानी कि जो पूरा घटनाक्रम इस वक्त चल रहा है राजस्थान में, इस घटनाक्रम पर इनकी निगाह थी। पिछले 20 दिनों से यह घटनाक्रम चल रहा है, मगर अविनाश पांडे ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की। इस तस्वीर में देखिए, ये विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। अब ये पता नहीं ये विक्ट्री साइन किस बात का दिखला रहे हैं। अरे आपकी पार्टी की सरकार गिरने की कगार पे है, किस बात की खुशी भाई, किस बात की खामोशी? और आपने किया क्या पिछले 20 दिनों में? और कांग्रेस आलाकमान से मेरा सीधा सवाल, और मेरा सीधा सवाल यहां पे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ है। अगर आप अशोक गहलोत, राजेश पायलट को अपने सामने एक मेज पर बिठाकर बातचीत करते तो क्या इस मुद्दे का समाधान नहीं होता? बिल्कुल होता है इस मुद्दे का समाधान। मगर वही गलती जो आपने मध्य प्रदेश में की, वही आपने राजस्थान में दोहरा दी। मध्य प्रदेश में भी अगर आप चाहते तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ तीनों को सामने बिठाकर इस मुद्दे पर उनसे बातचीत करते। मगर मेरे एक जानकार बताते हैं कि जब वो राहुल गांधी से मिलने गए थे, जो राजनेता नहीं थे, एक पत्रकार थे, जिन्हें कमलनाथ सरकार ने एक जिम्मेदारी दी थी भोपाल में, तो जब आपसे मिलने गए थे वो, तब आपने कथित तौर पर उनसे यह कहा था कि इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के किसी व्यक्ति से नहीं मिल रहा हूं। अंग्रेजी में एक शब्द है whims and fancies, यानी कि मैं अपने हिसाब से चीजें नहीं चला सकता हूं। आप एक राजनेता हैं और कांग्रेस के सबसे मजबूत नेता। आप ये नहीं कह सकते आज मेरा मन नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि हम एक खास अंदाज में जो है चला रहे हैं कांग्रेस को, इसलिए वही अंदाज जो 2014 से पहले था, वही अंदाज अब भी जारी रहेगा। नतीजा आपके सामने है। मध्य प्रदेश आपके हाथ से निकल गया, राजस्थान में अस्थिरता है, छत्तीसगढ़ जहां आपके 60 से ज्यादा विधायक हैं, वहां पर भी ये दोनों शख्स आपस में लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वहां के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव, ये दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। और वहां पर भी जो पर्यवेक्षक हैं, ये शख्स पीएल पुनिया, वो तमाशा देख रहे हैं, उल्टा आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ताकतवर थे, मगर वहां पर भी आपने देखा था कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्सेस नवजोत सिंह सिद्धू। कांग्रेस के हर राज्य का यही हाल दिखाई दे रहा है। आज ये मुद्दे मैं आपके सामने क्यों उठा रहा हूं? कांग्रेस की सरकार चली जाए तो चली जाए, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यह है कि अगर इस देश में एक कमजोर विपक्ष रहेगा तो वो सत्ता की मनमानियों को चुनौती नहीं दे सकता। इस देश की बहुत बड़ी त्रासदी यह है कि मीडिया ने घुटने टेक दिए हैं सत्ता के सामने। आज की तारीख में मीडिया सिर्फ सत्ता पक्ष से सवाल करता है और हमारा जो विपक्ष है उसके सामने कोई दिशा ही नहीं है। उसे भविष्य में क्या करना है उसे यही नहीं पता है। आज मैं एक बात यहां पर कहना चाहूंगा। दोस्तों, कांग्रेस में ऐसा क्यों हो रहा है इस पर आपको गौर करना पड़ेगा। साल 2014 से पहले, यानी कि 2004 से 2014 के बीच में कांग्रेस केंद्र में सत्ता में थी। उस वक्त सोनिया गांधी ताकतवर थी। सोनिया गांधी के सामने कोई चू तक नहीं करता था, उंगली तक नहीं उठा सकता था।
लिहाजा सोनिया गांधी ने जो फैसला किया सो किया। अब 2014 की बात क्या हुआ, जैसे ही कांग्रेस सत्ता से गई तो सोनिया गांधी तो सियासत से पीछे हो गई क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। राहुल गांधी भी एक मेहमान कलाकार की भूमिका निभा रहे थे। फिल्म में होता नहीं है गेस्ट अपीयरेंस, मेहमान कलाकार की भूमिका निभा रहे थे। जब मन किया पॉलिटिक्स में आ गए, नहीं तो वापस चले गए। तो ऐसे में क्या हुआ, ये जो तमाम दोहराव अलग अलग राज्यों में थे, तमाम जो मतभेद थे, चाहे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्सेस दिग्विजय वर्सेस कमलनाथ, या फिर राजस्थान के अंदर सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत, ये तमाम चीजें जो हैं वो खुलकर सामने आ गई। ऊपर से इन तमाम राज्यों में कांग्रेस सत्ता में आ गई। जैसे ही आप सत्ता में आए थे तो बहुत जरूरी था कि कांग्रेस आला कमान इन तमाम मतभेदों को संबोधित करती, मगर उसने ऐसा नहीं किया। वो कुंभकर्णी नींद सोती रही। नतीजा आपके सामने है। हर कांग्रेस राज्य में अस्थिरता बनी हुई है। मगर मैं जानता हूं आपके जहन में क्या सवाल होगा कि क्या राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर भी बहुत जबरदस्त पेच है। पेच क्या, मैं आपको बताता हूं। आपकी स्क्रीन पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। आप जानते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत का दुश्मन कौन है? यह शख्स यानी सचिन पायलट। वसुंधरा राजे सिंधिया किसी भी सूरत में, मेरे जानकार मुझे बताते हैं, मामला गलत भी बाद में साबित हो सकता है, वसुंधरा राजे सिंधिया किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे, क्योंकि सचिन पायलट की तरफ से खबरें आती रहती हैं कि वो एक प्रगतिशील कांग्रेस बनाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। हालांकि वो धर्मेंद्र प्रधान से भी मिल चुके हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मिल चुके हैं। तो अगर किसी भी सूरत में बीजेपी समर्थन देती है सचिन पायलट को बाहर से, तो वसुंधरा राजे सिंधिया और उनके 45 विधायक बगावत कर सकते हैं। सवाल एक बहुत बड़ा है कि क्या वसुंधरा राजे इन 45 विधायकों के साथ अशोक गहलोत को समर्थन दे सकती हैं? इस तरह की चर्चा भी राजनीतिक गलियारों में है राजस्थान के। मगर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, सियासत में कुछ भी हो सकता है। मेरी जानकारी जो है वो आधारित है राजस्थान के पत्रकारों या वहां के जो जानकार हैं। आज जो इस मुद्दे का, इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद वो ये था कि देश के सामने एक जबरदस्त कोरोना संकट है, मगर हम क्या कर रहे हैं? हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की सियासत पर है। कोई पॉलिटिकल पार्टी सरकार तोड़ना चाहती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है उसके नेता आपस में लड़ रहे हैं और उन्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि देश की जनता कहां जा रही है। मैं आपको बाकायदा आंकड़ों के साथ ये बातें पेश कर रहा था। तो जवाब मांगा जाएगा। मैं इतना ही मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर